नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भाग 20। पिछले भाग में आपने सुना, नत्थे खां ने झांसी पर फौज के साथ हमला कर दिया। रानी और नाना भोपटकर ने राजनीतिक सूझबूझ के साथ पूरी स्थिति को संभाला। उन्होंने एक चिट्ठी आगरा में मार्टिन को भेजी कि यह युद्ध अंग्रेजों की तरफ से लड़ा जाएगा और युद्ध के समय गेरुआ झंडा ऊंचे बुर्ज पर और यूनियन जैक झंडा नीचे के बुर्ज पर लगाना तय हुआ। सबको साथ ले रानी ने युद्ध नीति तैयार की और युद्ध शुरू हुआ। दीवान रघुनाथ सिंह ने दूसरी ओर से जोर शोर से प्रहार किया और अंततः नत्थे खां को पराजित होकर भागना पड़ा। वह भागकर अली बहादुर के नई बस्ती वाले महल में आ गया। पीर अली ने अली बहादुर को भाग जाने की सलाह दी और खुद भला बनकर रानी की सेना में मिलकर वहां की खोज खबर अली बहादुर को देते रहने की पेशकश की। इसके चलते विश्वास जीतने के लिए पीर अली ने रानी की सेना को अली बहादुर के महल में आग लगाने और लुटवाने में सहायता की। युद्ध जीतने के बाद रानी ने योद्धाओं को पुरस्कृत किया। रानी चाहती थी कि झांसी युद्ध कला से लेकर हर क्षेत्र में आगे दिखाई दे, और यह तभी संभव था जब अंग्रेजों के पंजे से छुटकारा मिल जाए। इसी के साथ यह भी निश्चय किया कि उनकी सहेलियों को भी तोप चलाना सिखाया जाएगा। अब आगे। झांसी के दक्षिण में सागर का जिला और सागर के दक्षिण पश्चिम में भोपाल रियासत। भोपाल रियासत में आमा पानी नाम की गढ़ी थी। थोड़ी दूर पर राहतगढ़ नाम का किला था। आमा पानी के अधिकारी ने राहतगढ़ पर कब्जा कर लिया। राहतगढ़ में बहुत से पठान इकट्ठे हो गए। सागर की सेना ने विद्रोह किया और सागर को लूट लिया। जबलपुर में विप्लव हुआ। सारे विंध्याखंड में विप्लव की लपटें बढ़ी। सन 1858 के मध्य सितंबर में जनरल सर ह्यू रोज ससैन्य इंग्लैंड से बंबई उतरा। विप्लवकारियों से बदला लेना और विप्लव का दमन करना उसका दृढ़ निश्चय था। उसी महीने में दिल्ली का पतन हुआ। बहादुर शाह कैद कर लिया गया और उसके 2 शहजादे मार डाले गए। लखनऊ का मुहासिरा समाप्त हुआ। कानपुर में तात्या टोपे ने अंग्रेजों के कम से कम 3 जनरलों को लड़ाई में हराया, परंतु दिल्ली के पतन का विप्लवकारियों पर बुरा प्रभाव पड़ा। लखनऊ के प्रथम पतन पर भी अवध में जनता ने युद्ध जारी रखा। अंग्रेजों ने इलाहाबाद, फतेहपुर इत्यादि में प्रचंड हिंसा वृत्ति से प्रेरित होकर भीषण और विभत्स क्रूर कृत्य किए। इनके समाचार झांसी में आए। बिठूर का पतन हुआ। नाना साहब कठिनाई से रात के समय अपनी पत्नियों और विमाता को नाव में बिठलाकर निकल पाए और लखनऊ की बेगम के पास पहुंच पाए। झांसी वालों के संसर्ग में फिर कभी नहीं आए। राव साहब और तात्या टोपे अपनी सेना लेकर कालपी आ गए और वहां से युद्ध की योजनाएं प्रयुक्त करने लगे। यह समाचार भी झांसी आया। झांसी में हार खाकर नत्थे खां टीकमगढ़ में शांति के साथ नहीं बैठा, वरन झांसी के पूर्वीय परगनों में 1.5-2 महीने तक लूट मार करता रहा। उसकी पड़वाहा, गरोठा और नौटा की लूट विख्यात है, परंतु रानी ने थोड़े समय में ही यह सब लूट मार कुचल दी और नत्थे खां को बिल्कुल हट जाना पड़ा। रानी की छोटी सी सेना को दहलाने और हैरान करने के लिए यह सब काफी था, परंतु रानी को घबराया हुआ या चिंतित कभी किसी ने नहीं देखा। उनका कार्य सतत अनवरत जारी था। वही कार्यक्रम, वही दिनचर्या, वही सद्भावना और जनता की रक्षा तथा जनता के नायकत्व का वही दृढ़ संकल्प। यदि अकेले ही स्वराज्य की लड़ाई लड़नी पड़े तो लड़ी जाएगी, यह रानी का अटल निश्चय था और उनका अटल विश्वास था कि एक युद्ध और एक जन्म से ही कार्य पूरी तौर पर संपन्न नहीं होता। सब भवामी युगे युगे उन्होंने पढ़ा था, उनको याद था और उनके कण कण में व्याप्त था। वे अपने युग के उपकरण और साधन काम में लाती थीं। जिस समाज में उनका जन्म हुआ था
उसी में होकर उनको काम करना था। परंतु उस समाज की हथकड़ियों और बेड़ियों की उन्होंने पूजा नहीं की। वे अपने युग से आगे निकल गई थीं, किंतु उन्होंने अपने युग और समाज को साथ ले चलने को भरसक प्रयत्न किया। झांसी में विशेषतः और विंध्याखंड में साधारणतया स्त्री की अपेक्षाकृत स्वतंत्रता और नारीत्व की स्वस्थता लक्ष्मीबाई के नाम के साथ बहुत संबद्ध है। मंगल और शुक्र के दिन रानी महालक्ष्मी के मंदिर में जाया करती थी, जो लक्ष्मी फाटक के बाहर लक्ष्मी ताल के ऊपर है। कभी पालकी में, कभी घोड़े पर, कभी पालकी पर चिक डालकर, कभी बिना चिक के, कभी साड़ी पहनकर, कभी पुरुष वेश में सुंदर साफा बांधे हुए, कभी बिल्कुल अकेली और कभी धूमधाम के साथ। जब पालकी पर जाती कुछ स्त्रियां अलंकारों से लदी लाल मखमली जूते पहने, परतले में पिस्तौल लटकाए, पालकी का पाया पकड़े साथ दौड़ती हुई जाती थी। पालकी के आगे सवार गेरुआ झंडा फहराता हुआ चलता था, उसके आगे 100 घुड़सवार। रात में रणवाद्य नौबत, पीछे पठानों, मेवातियों और बुंदेलखंडियों का रिसाला, बगल में प्राय भाव बख्शी घोड़े पर सवार। मार्ग में विनती भी सुनती थी। एक दिन एक भिक्षुक ब्राह्मण आ खड़ा हुआ। काशी से आया था, पत्नी मर गई थी, दूसरा विवाह करना चाहता था। दरिद्र होने के कारण लड़की वाला विवाह करने को तैयार न था। 400 रुपए की अटक थी। उन्हीं दिनों कुंवर मंडली में एक नया व्यक्ति भर्ती हुआ था, नाम रामचंद्र देशमुख। देशमुख को आज्ञा दी, खजाने से इस ब्राह्मण को 500 रुपए दिलवा दो। देशमुख ने कहा, जो हुक्म। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया। रानी ने ब्राह्मण से मुस्कुराकर कहा, विवाह के समय मुझको न्योता देना न भूल जाना। ब्राह्मण गदगद हो गया। आंखों से आंसू बह पड़े, मुंह से एक शब्द न निकला। साथियों में, सहेलियों में, जनता में, सेना में, ब्राह्मणों में, अब्राह्मणी में विद्युत वेग के साथ यह बात फैल गई। ऐसी रानी के लिए, ऐसी रानी की बात के लिए, ऐसी स्त्री के सिद्धांत के लिए क्यों ना लोग सहज ही प्राण दे डालने को सन्नद्ध होते। कुंवार का महीना आया। रानी ने श्राद्ध किया। नवरात्र में यज्ञ का अनुष्ठान। महल के सामने पुस्तकालय था। निकटवर्ती मैदान में यज्ञ मंडप खड़ा किया गया। 100 ब्राह्मण हवन करने के लिए नियुक्त किए गए, अन्य ब्राह्मण विविध विधान के लिए। गणेश मंदिर में अथर्व का आवर्तन अलग हो रहा था। सप्तशती के पाठ के लिए 14 ब्राह्मण दुर्गा के मंदिर में चांदी की शमइयों में घी के दिए जलाए पाठ करने पर नियुक्त। जब यज्ञ समाप्त हुआ, मुख्य संकल्प रानी के नाम से और नांदी श्राद्ध दामोदर राव के हाथ से कराया गया। पूना तरफ के एक ब्राह्मण ने आक्षेप किया और शास्त्रों के वचन उद्धृत करने आरंभ किए। उसकी बात मानी गई। वह विजय गर्व से फूल गया। रानी को यह दुस्सह हुआ। रानी ने काशी बाई से कहा, काशी, तू शांति के साथ सोच विचार किया करती है, ब्राह्मणों का यह विवाद तुझको कैसा लगा? काशी ने उत्तर दिया, सरकार, इन लोगों का वितड़ावाद कभी न झुका, देश का दुर्भाग्य कभी न रुका। ये लोग सदा इसी में मस्त रहे। मालूम नहीं भगवान ने इतनी नासमझी क्यों इन शास्त्रज्ञों के ही पल्ले में परसी है। रानी ने कहा, कर्म अच्छा है, परंतु उसके कराने वाले अकर्मण्य हैं। बड़ी बात यह है कि राज्य का भार इन लोगों पर नहीं है, नहीं तो हम सब डूब जाते। काशी बोली, राजकीय समस्याओं के सुलझाने में यदि ये लोग इतना विवेक खर्च करें तो कितना बड़ा काम हो। काशी, जब ये लोग राजनीति का व्यायाम करते हैं तब वितंडा नहीं करते। धर्म से ही न जाने ये लोग ऐसे क्यों रूठे हैं। विजयादशमी के दिन दरबार हुआ। अंग्रेजों ने जो जागीरें जब्त कर ली थीं, वे वापस कर दी गईं। नत्थे खां वाली लड़ाई में जिन लोगों ने बड़े काम किए थे, उनको या उनके वारिसों को जो पहले ही पुरस्कृत नहीं हो चुके थे, पारितोषिक दिए गए। सागर सिंह और पीर अली भी खाली हाथ न लौटे। जब सागर सिंह सामने आया, रानी ने कहा, तुमको नवाब साहब की हवेली में कितना माल मिला? सागर सिंह ने उत्तर दिया,
बहुत कम सरकार। पीर अली मेरे गवाह हैं, वे साथ थे। नवाब साहब की हवेली में आग लगाने वालों में वे सबसे आगे थे। पीर अली आगे बढ़ा, बोला, श्रीमंत सरकार, मैंने नवाब साहब का बहुत दिनों नमक अदा किया, परंतु जब देखा कि वे श्रीमंत सरकार के विरुद्ध हैं, तब उनसे अलग हो गया। बेबस मुझको लड़ना भी पड़ा। आग मैंने सबसे पहले नहीं लगाई, आग लग चुकी थी। माल अवश्य मैंने सिपाहियों को बतलाया, क्योंकि यह उचित था। थोड़ा ही मिला, नवाब साहब पहले ही निकाल ले गए। रानी को अच्छा नहीं लगा, परंतु उन्होंने कहा कुछ नहीं। रात को नाटक हुआ। पुरुष और स्त्रियों का, दोनों का अभिनय स्त्रियों ने ही किया। नाटकशाला भी स्त्रियों के सिवाय पुरुष एक भी न था। खेल शकुंतला का था। जूही ने शकुंतला का अभिनय किया, मोती ने उसकी सहेली का और काशी ने दुष्यंत का। नाटक की समाप्ति पर रानी ने मोतीबाई से पूछा, पहले भी ऐसा ही अभिनय किया करती थी? आज सरकार हम लोगों ने अच्छे से अच्छा प्रयत्न किया है। जूही तो शकुंतला जैसी जंची, परंतु इसका दुष्यंत रद्दी था। जूही, नहीं सरकार। रानी को कुछ स्मरण हो आया, बोली, ठीक कहती है जूही, तेरा और तेरे दुष्यंत जौहर युद्ध में देखूंगी। जूही ने निसंकोच कहा, सरकार, मेरा और मेरे दुष्यंत का जौहर देखकर पुरस्कार देंगी। काशीबाई हंसकर बोली, मुझे तो आगे कभी दुष्यंत बनना नहीं। रानी ने चुटकी काटी, तब और कोई दुष्यंत बनेगा? और मोतीबाई की ओर देखा। मोतीबाई ने गर्दन मोड़ी। जूही झेप कर पीछे सट गई। सहेलियों में विनोद छा गया। जाते जाते रानी ने मोतीबाई से अकेले में कहा, खुदा बख्श से कहना कि बारूद के कारखाने का ध्यान रखे। हमको इतनी बारूद चाहिए कि हम किले में बैठकर महीनों लड़ सकें। मोतीबाई ने नीचा सिर किए हुए पूछा, सरकार की इस आज्ञा का कथन मैं ही करूं? और कौन करेगा पगली? तात्या टोपे का भी समाचार मंगवा। देख, क्या वे अब भी कालपी में हैं? उनका झांसी आना जाना बना रहना चाहिए। न मालूम अंग्रेज कब आ जावें। हम लोग झांसी में घिरे हुए अनंत काल तक तो लड़ नहीं सकते। उनको इतना समीप रहना चाहिए कि अटक पड़ने पर सहायता लेकर शीघ्र आ सकें। दूसरे दिन रानी ने दीवान खास में जवाहर सिंह और रघुनाथ सिंह को बुलवाया। रानी कार्य की प्रगति को और तेज करना चाहती थी। रानी, तोपें ऐसी ढल रही हैं ना जो पीछे धक्का न दे और जल्दी गर्म ना हो। जवाहर सिंह, हाँ सरकार, बख्शी जी और उनके कारीगर इस विद्या में निपुण हैं। और बारूद 3 महीने की लड़ाई के लिए तैयार है। आज से कुंवर खुदा बख्श ने भी और तेजी पकड़ी है। रघुनाथ सिंह ने कहा, अच्छी बंदूकें और तलवारें भी बहुत संख्या में चाहिए। जवाहर सिंह, बन गई हैं और बन रही हैं। और गोले? भाऊ बख्शी आज शेर से लेकर 65 शेर तक गोले तैयार कर रहे हैं, ठोस और पोले फटने वाले भी। जवाहर सिंह ने कहा, रानी, मैं चाहती हूं कि इन सब हथियारों के चलाने वाले भी अधिकता से तैयार किए जावें। जवाहर सिंह, जनता में बहुत उत्साह है। ऊंची नीची सब जातियां युद्ध की उमंग से उमड़ रही हैं। सबसे अधिक किन लोगों में उत्साह है? जवाहर सिंह, सरकार, यह बतलाना कठिन है। ठाकुरों और पठानों में तो स्वाभाविक ही है। कोरियों, तेलियों और काछियों में भी बहुत उमंग है। बनिए और ब्राह्मण भी पीछे नहीं है। क्या शास्त्रियों में भी? जवाहर सिंह, वे भी तो झांसी के ही हैं, परंतु उनको जब शास्त्र और पूजन से अवकाश मिलता है तब। हमारे देश में नीच ऊंच का भेद न होता तो कितना अच्छा होता। जवाहर सिंह, भेद तो भगवान ने ही बनाया है सरकार। रानी चुप रही। थोड़ी देर बाद बोली, मैं चाहती हूं कि सब जातियों के चुने हुए लोगों को तोप बंदूक का चलाना सिखलाया जावे। जवाहर सिंह ने बहुत उत्साह बिना दिखलाए कहा, यह काम जारी है सरकार। मैं अपनी सहेलियों और कुछ अन्य स्त्रियों को
बहुत अच्छा गोलंदाज बनाना चाहती हूँ। रघुनाथ सिंह, आज्ञा मिल गई है, उसके अनुसार काम किया जाएगा, अवश्य। किले में अन्न इत्यादि भी काफी जमा कर लो, कुछ ठीक नहीं कब घेरा पड़ जाए। जवाहर सिंह, काफी अन्न एकत्र किया जा रहा है और शीघ्र ही किले के कमठाने में जमा कर लिया जाएगा। चूना, ईंट, पत्थर भी इकट्ठा कर रखना, कारीगर भी हाथ में रहें। जवाहर सिंह, जो आज्ञा। सेना का और युद्ध का कोई भी अंग निर्बल न रहने पावे। उत्तर और पूर्व में अंग्रेजों की विजय पराजय का क्रम चालू था। लखनऊ के पतन के उपरांत उसका फिर उत्थान हुआ। शहर में, बगीचों, बारादरियों में, महलों में युद्ध होता रहा। कानपुर के सूत्र को तात्या टोपे ने फिर पकड़ा। वह ग्वालियर गया और वहां की अंग्रेजी हिंदुस्तानी सेना को फोड़कर अपने साथ ले आया और उसने अंग्रेजों के जनरल विंडम को हराया। परंतु अंग्रेज 17 सहस्त्र गोरी सेना, 9 सहस्त्र गोरखों और रहु संख्यक सिखों का दल लेकर लखनऊ पर पहुंच गए। विप्लवकारियों ने बहुत करारे युद्ध किए। उत्तर और पूर्व के युद्धों में तात्या टोपे ने बहुत भाग लिया। अंत में जब बिठूर मिट गया और कानपुर अंतिम बार अंग्रेजों की अधीनता में चला गया, तब तात्या कालपी के आसपास से युद्ध करने लगा। शीतकाल आ चुका था। बिहार और अवध में घोर लड़ाई जारी थी, परंतु विप्लवकारियों में व्यवस्था न थी। बड़े सरदार या राजा के निधन पर छोटी स्थिति वाले नायक का नेतृत्व मान्य न होता था। इसीलिए अंग्रेज धीरे धीरे एक स्थान के बाद दूसरे स्थान को और एक भूखंड के उपरांत दूसरे भूखंड को अधिकृत करते चले जा रहे थे। अंग्रेजों की क्रूरताओं ने भी विप्लव को नहीं दबा पाया था और न गोरखों और न सिखों की सहायता से वे इस देश को पुनः प्राप्त कर सकते थे। विप्लवकारियों में सामंत नेता के देहांत के पश्चात ही अनुशासन की कमी उत्पन्न हो जाती थी और इसी कारण उनको हार पर हार खानी पड़ी। नहीं तो तात्या टोपे इत्यादि सेनापतियों के होते हुए बड़े बड़े अंग्रेज जनरल भी मात खा जाते। यही कारण दक्षिण में काम कर रहा था। जनरल रोज ने अपनी सेना के 2 भाग किए। एक को उसने मऊ छावनी की ओर भेजा और दूसरे को लेकर वह सागर की ओर बढ़ा। राहतगढ़ सागर से 24 मील के फासले पर था। यहां से पठान जनरल रोज का मुकाबला कर रहे थे। 4 दिन घनघोर युद्ध करने के बाद पठानों को किला छोड़ना पड़ा। राहतगढ़ से 15 मील पर बरोदिया का किला था। यहाँ बानपुर के राजा मर्दन सिंह के आश्रय में अंग्रेजी फौज के कुछ विद्रोही थे। रोज ने इनको भी हरा दिया और फिर वह सागर की ओर बढ़ा। पूर्व की ओर गढ़ाकोटा का किला पड़ता था। वह विप्लवकारियों के हाथ में था। उसको लेने के पहले रोज ने सागर पर चढ़ाई की। नर्मदा के उत्तरी किनारे का अधिकांश भूखंड विप्लवकारियों के हाथ में था। इसको अपने हाथ में किए बिना जनरल रोज झांसी की ओर नहीं बढ़ सकता था। सागर और झांसी के बीच में बानपुर का राजा मर्दन सिंह और शाहगढ़ का राजा बखतबली लोहा लेने को तैयार थे। अंग्रेजों का प्रधान सेनापति सर कॉलिन कैम्पबेल था। वह उत्तराखंड के विप्लव के दमन में संलग्न था। उसका मत था कि जब तक झांसी नहीं कुचली जाती तब तक उत्तराखंड हाथ नहीं आता। इसीलिए रोज सागर के द्वार से झांसी की ओर आ रहा था। बीच में ऊबड़ खाबड़ भूमि और ऊबड़ खाबड़ लड़ाकू जनसमूह। परंतु रोज इत्यादि अंग्रेज जनरलों को विश्वास था, जहां विप्लवकारियों के नेता, राजा, नवाब, जागीरदार मारे गए, वहीं विप्लव समाप्त हो जाएगा। विकट ठंड, ऊपर से हड्डी कपाने वाली हवा। कुछ ही दिन पहले पानी बरस चुका था। ठिठुरी हुई घास के ऊपर बड़े बड़े ओसकण, मृदुल बाल रवि की रश्मियां उनके ऊपर सरकती हुई। झलकारी कोरिन कंधे पर बंदूक रखे, बगल में बारूद और गोलियों का झोला लटकाए उन्नाव फाटक से बाहर हुई। जब हाथ ठिठुर जाते तब बंदूक को बगल में दाब लेती और दोनों हाथ ओढ़नी में छिपा लेती। उन्नाव फाटक के उत्तर में एक टोरिया है, जिसको अंजनली की टोरिया कहते हैं। उसके दक्षिणी सिरे पर अंजनी और हनुमान का एक छोटा सा चबूतरा है। थोड़ी देर में झलकारी इसी चबूतरे के पास पहुंची और धूप लेने लगी।
ठंडी हवा और सूर्य की कोमल किरणें उसकी बड़ी बड़ी आंखों को सुरमा सा लगाने लगी। जब दिन चढ़ाया तब वहां से जरा हटकर निशानाबाजी करने लगी। काफी समय तक करती रही। अंजनी की टोरिया की उपत्यका विषम थी। वहां ऐसे समय कोई आता जाता न था, लेकिन भेड़ बकरी और ढोर चरने के लिए आ निकलते थे। अकस्मात झलकारी की गोली एक पशु को लगी। उसने ठीक तौर पर नहीं देखा कि गोली भेड़ को लगी या बछिया को। संदेह था कि बछिया को लगी, परंतु मन कहता था कि भेड़ को लगी होगी। वह बेतहाशा घर आई। पूरन घरू काम कर रहा था। झलकारी ने उसको अपनी घबराहट का कारण बतलाया। पूरन को हद दर्जे की खीज हुई। बोला, तुमने जा तक ना देखी के बछिया हती के भेड़, और ना का उसे जा पूछी कि को ढोर हतो। झलकारी ने खिसिया कर कहा, मैं उत्ते किसे पूछती, उत्ते बरेदी तो हतो ही नहीं। बरेदी हो तो ढोर उत्ते कैसे आ जाते। पूरन चिंतित था। खोज करने के लिए निकला। यदि भेड़ मरी है तो उसका दाम दे दिया जाएगा, जाति में कुछ दंड लगेगा, वह भुगत लेगा। परंतु यदि बछिया मरी है या घायल हो गई है तो आई महान विपद। पूरन सोच रहा था। निशाने से उचटकर एक बछिया के पैर में गोली लगी थी। वह घायल हुई और गिर पड़ी। बछिया एक ब्राह्मण की थी। मशहूर हुआ कि बछिया मर गई, झलकारी ने मार डाली। वरेदी अपनी अनुपस्थिति अस्वीकृत करता था। उसने कहा, मैंने झलकारी को गोली मारते अपनी आंखों देखा है। शहर में रौरा मच गया। झलकारी कभी कभी रानी के पास जाती थी। रानी ने स्त्रियों की जो सेना बनाई थी उसकी एक सिपाही झलकारी भी थी। संध्या समय साफ सुथरे और रंगीन कपड़े पहनकर, थाली में दिए संवार कर, फूल सजाकर वह मंदिर में पूजन के लिए आया करती थी और अपने गले में फूलों का हार डाले भी दिखलाई देती थी। अन्य जाति की स्त्रियां भी इस प्रकार की स्वतंत्रता पाए हुए थी, परंतु झलकारी की स्वतंत्रता में एक ओज था और वह ऊंची जाति वाले अनेक लोगों को खटकता था। झलकारी ने एक गरीब ब्राह्मण की बछिया मार डाली। अरे वह इतनी मस्ता गई कि अपने पति तक को मारपीट करती है। वह अच्छे अच्छों को किसी गिनती में नहीं लेती। इस प्रकार की स्त्रियां रानी साहब को बदनाम कर रही हैं इत्यादि उद्गार बाजार में निसृत हो रहे थे। प्रायश्चित कराओ, गधे पर बिठलाकर काला मुंह करो। जब तक प्रायश्चित ना हो जाए तब तक कुआं बाजार पड़ोस सब बंद रहे। खाना पकाने के लिए कोई पूरन को आगी तक ना दे। अरे कोई उसको छुए नहीं, इत्यादि व्यवस्थाएं भी दे डाली गईं। पूरन ने खोज कर पता लगा लिया कि बछिया मरी नहीं है, परंतु लोगों को अपनी बात और व्यवस्था वापस नहीं लेनी थी, इसीलिए ब्राह्मण को फोड़ लिया और उसने घायल बछिया को छिपा लिया। कह दिया कि न जाने कहाँ गई, मर गई। कोरियों ने पंचायत की, बहिष्कार का दंड दिया। उस युग के हिंदू के लिए रौरव नरक से बढ़कर। काला मुंह करके गधे पर चढ़ाकर बाजार में जुलूस निकालने की बात तय की। पूरन के बहुत घिघियाने पतियाने और कुछ और स्त्रियों के आड़े आ जाने के कारण काला मुंह करना तो निर्णय में से कम कर दिया गया, बाकी सजा बहाल रही। जिस दिन प्रायश्चित का यह रूप प्रकट होना था उस दिन शुक्रवार था। संध्या का समय निश्चित था। उसी दिन रानी महालक्ष्मी के मंदिर को जाने वाली थी। वे हलवाईपुरे से पश्चिम सिरे पर उस दिन अकेली सवार आ रही थी। थोड़ी दूर पीछे एक अंगरक्षक था। कुछ अधरंगे मंगतों ने घेरा। रानी ने पूछा, क्या है? उत्तर मिला, ठंड के मारे मर रहे हैं, कपड़ा नहीं है। रानी ने अंगरक्षक को बुलाकर आज्ञा दी, दीवान से कहो कि शहर में जितने मांगने भिखारी साधु फकीर हों उन सबको एक एक कुर्ती बनवा दें और एक एक कंबल दें। मंगतों को विश्वास हो गया कि आज्ञा का पालन होगा। हलवाईपुरा के मध्य में पहुंची कि पूरन घोड़े के सामने जा गिरा। रानी के पूछने पर उसने अपनी विपत्ति सुनाई। रानी सोच विचार में पड़ गई। पंचायत के निर्णय का कैसे उल्लंघन करूं? सरकार, बछिया मरी नहीं आ। ब्राह्मण को बुलवाओ जिसकी बछिया थी।
जब तक ब्राह्मण आया तब तक रानी बाजार वालों से उनके बाल बच्चों की कुशल वार्ता पूछती रही। ब्राह्मण के आने पर रानी ने अपनी सौगंध धराकर सच्चा हाल कहने का आग्रह किया। कोई गुंजाइश झूठ बोलने के लिए न रही। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, चाहे मारें चाहे पालें, सच बात तो यह है कि बछिया मरी नहीं है। वो मेरे एक नातेदार के यहाँ दतिया राज्य में भेज दी गई है। रानी ब्राह्मण को उसके फरेब के लिए कुछ दंड देना चाहती थी, परंतु बाजार के मुखिया चौधरी आगे आ गए। ब्राह्मण छोड़ दिया गया, परंतु बाजार वाले भौंचक्के से रह गए। जो लोग झलकारी की गधा सवारी का जुलूस देखने के आकांक्षी थे, बहुत निराश हुए। पंचों को अपना निर्णय वापस लेने में असुविधा हुई। वापस लेना पड़ा, परंतु पूरन को एक पगत बछिया के घायल होने के कारण तो भी देनी पड़ी। प्रायश्चित की ऐसी पंगतों में कुछ ब्राह्मण और कुछ अन्य जातियों के सरपंच बुलाए जाते थे। पूरन ने कुछ ब्राह्मण तो न्योत लिए, परंतु बाजार के सरपंच श्याम चौधरी और मगन गंधी को नहीं बुलाया। ये दोनों बिना निमंत्रण के पूरन के यहाँ पहुंच गए। पूरन को आश्चर्य और परिताप हुआ। श्याम चौधरी ने कहा, तुम न्योतना भूल गए तो हम पंगत में आना तो नहीं भूले। ऐसे लोगों के लिए भोजन ब्राह्मण बनाता था और ये लोग भोज में शरीक होते थे। इसी प्रकार के सहयोग के कारण तत्कालीन समाज के दुखदायक पहलू किसी प्रकार भुगत लिए जाते थे। जब जनरल रोज ने सागर पर आक्रमण करके कैदी अंग्रेजों को मुक्त किया, उनको इतना हर्ष हुआ कि उन्होंने तोपों की सलामी दागी। सागर को अधिकार में कर लेने के बाद रोज ने गढ़ा कोटा को हाथ में लिया, परंतु जगह जगह विप्लवकारियों के सशस्त्र दल बिखरे हुए थे। इनका दमन करने के लिए रोज ने अपनी सेना के कई भाग किए और उनको भिन्न भिन्न दिशाओं में भेजा। वह स्वयं सेना के एक बड़े भाग के साथ झांसी के लिए नारहट घाटी की ओर आया। उसकी सेना का एक भाग शाहगढ़ के राजा बखत बली का मुकाबला करने के लिए गया था। वहां देखा तो बखत बली काफी बड़ी सेना लिए हुए मौजूद है। नारहट घाटी पर मर्दन सिंह की भी सेना बहुसंख्यक थी। रोज अपनी सेना लेकर मदनपुर घाटी की ओर बढ़ा। मर्दन सिंह ने भी उसी ओर बाग मोड़ी। रोज चाहता था कि बखत बली और मर्दन सिंह मिलने न पावे, इसीलिए उसने सेना का एक भाग मर्दन सिंह को अटकाने के लिए नारहट घाटी की ओर लौटाया और स्वयं मदनपुर की ओर चल दिया। मदनपुर उस स्थल से पूर्व की ओर लगभग 20 मील था। मर्दन सिंह रोज की इस चाल को न समझ सका और वह मदनपुर की ओर न बढ़कर नारहट घाटी पर लौट आया। बखत बली के साथ रोज का घोर युद्ध हुआ। दो पहाड़ों के बीच में मदनपुर का गांव और झील है। इस सुहावनी झील के पास ही वह भयंकर संग्राम हुआ था। बहुत अंग्रेजी सेना मारी गई। खुद रोज घायल हुआ, परंतु वह लड़ाई जीत गया। यदि मर्दन सिंह और बखत बली की सेनाओं का मेल हो गया होता तो रोज की पराजय निश्चित थी। मदनपुर की झील में रोज के सेनापतित्व का अंतिम इतिहास उसी दिन लिख गया होता। बखत बली के अनेक सरदार पकड़े गए और मार डाले गए। बखत बली की पराजय का हाल सुनकर मर्दन सिंह नारहट घाटी को छोड़कर भागा। रोज ने अपनी सेना के भिन्न भिन्न टुकड़ों को आदेश दिया कि विप्लवकारियों का पीछा करते हुए वे उसको झांसी के निकट मिले। बानपुर के राजा मर्दन सिंह ने मदनपुर की पराजय और नरसंहार का वृतांत झांसी भेजा। झांसी में और राज्य के बड़े बड़े नगरों और ग्रामों में जहां जहां गढ़ और किले थे, तैयारी शुरू हो गई। उन्हीं दिनों ग्वालियर से झांसी में एक नाटक मंडली आई। मुंदर ने अनुनय पूर्वक कहा, सरकार, लड़ाई के आरंभ होने के पहले एक आध खेल अपनी नाटकशाला में भी हो जाने की अनुमति दी जाए। यह समय नाटक और तमाशों का नहीं है, रानी मिठास के साथ बोली। सुंदर ने अनुरोध किया, मैं लड़ाई में मारी गई तो फिर कब नाटक देखूंगी? रानी ने हंसकर कहा, दूसरे जन्म में। उस समय तुझको स्वराज्य स्थापित किया हुआ मिलेगा। काशीबाई ने आग्रह किया, केवल एक खेल सरकार, और फिर हम लोग जो खेल खेलेंगी उसको स्वराज्य वाले सदा स्मरण किया करेंगे। युद्ध वास्तव में है ही किस निमित्त? रानी मुस्कुराकर बोली, अपने जीवन और धर्म की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति और अपनी कला के बचाने के लिए।
नहीं तो युद्ध एक व्यर्थ का रक्तपात ही है। यह खेल जल्दी हो जाए और फिर उस खेल को ऐसा खेलो कि अंग्रेजों के छक्के छूट जाएं और यह देश उनकी फांस से मुक्त हो जाए। मुंदर ने हर्ष में कहा, सरकार, खेल मराठी में होगा। रानी बोली, झांसी में मराठी? महाराष्ट्र यहाँ बड़ी संख्या में है, यह ठीक है, और वे लोग अपने मनोरंजन के लिए मराठी में नाटक खिलवावें, परंतु यह नाटक मंडली राज्य का आश्रय तभी पावेगी जब नाटक हिंदी में खेलें। अवश्य मेरा जन्म महाराष्ट्र कुल में हुआ है, परंतु मैं अपने को महाराष्ट्र न समझकर विंध्याखंडी समझती हूँ। मेरी झांसी की भाषा हिंदी है। नाटक यदि हिंदी में हो तो हो, नहीं तो मुझसे कोई सारोकार न होगा, मेरा निश्चय है। सहेलियों ने स्वीकार कर लिया। नाटक मंडली वालों से कहा, उनमें थोड़े अभिनेता ही हिंदी जानते थे। उनकी यह कठिनाई दूर कर दी गई। झांसी के हिंदी जानने वाले अभिनेता शामिल कर लिए गए। उस मंडली ने हरिश्चंद्र का अभिनय उत्कृष्टता के साथ किया। मोतीबाई इत्यादि जानकारों तक ने सराहना की। रानी ने मंडली के प्रबंधक को 4 सहस्त्र रुपया पुरस्कार दिया। मंडली ग्वालियर चली गई। रानी ललित कलाओं की प्रबल पोषक थी। उस कठिन और चिंताकुल समय में भी रानी प्रत्येक नवागंतुक, गायक, वीणाकार, सितारी इत्यादि को सुनने के लिए थोड़ा बहुत समय दिया करती थी और उचित पुरस्कार भी। कवि, चित्रकार, शिल्पी कोई भी उन्मुख नहीं रह जाता था। शास्त्री, याज्ञिक, ज्योतिषी, वैद्य, हकीम इत्यादि भी पोषण पाते थे। अपनी इसी वृत्ति को वे स्वराज्य में विकसित और प्रसारित देखना चाहती थी। पीर अली देर सवेर सब महत्वपूर्ण समाचार नवाब अली बहादुर के पास बड़ी सावधानी के साथ भेजता रहता था। झांसी छोड़ने के कुछ दिनों बाद वे घूमते घामते दतिया पहुंचे। वहां थोड़े समय रहकर भांडेर पहुंच गए। झांसी से दतिया 17 मील और भांडेर 24। नवाब अली बहादुर उन्हीं स्थानों से अंग्रेजों को काम के समाचार भेजते रहते थे। रोज इत्यादि अंग्रेज जनरल झांसी को अधिकृत करने के महत्व को जानते थे। उन लोगों को नवाब से निरर्थक और सार्थक सभी तरह के हाल समय समय पर मिलते रहते थे। मदनपुर युद्ध के पश्चात झांसी रोज का प्रथम लक्ष्य और पहला कर्तव्य बनी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।